आज है बेहद बेहद बिजी दिन। ढेर सारा एक्शन ग्लोबल मार्केट्स में, हमारे अपने बाजारों के हफ्ते की एक्सपायरी, क्रेडिट पॉलिसी और नतीजों के लिए आज से 20 से ज्यादा वायदा कारोबार की कंपनी के रिजल्ट्स। तो आइए तैयार हो जाइए एक्शन पैक दिन के लिए। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। तो जैसे कि अनिल सर ने कहा, बहुत ही एक्शन पैक दिन है। ग्लोबल मार्केट्स भी सर हम एक तरह से सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। तो मतलब कहते हैं कि जब अच्छा होता है तो छप्पर फाड़ के अच्छा हो जाता है। तो सर आज के लिए संकेत, ट्रिगर्स क्या संकेत बिल्कुल अमेरिका से बहुत बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद तो थी कि अमेरिकी बाजार मजबूत रहेंगे, क्योंकि जिस तरह के संकेत अब हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त थे कि लगभग पौने 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, लेकिन उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर बंद होते हुए नजर आए। 300 पॉइंट के आसपास की तेजी डाउ में रही। नैस्डैक और S&P बाकी इंडेक्स भी काफ़ी मजबूती के साथ बंद होते दिखे। तो पहला ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से मजबूती का। दूसरा ट्रिगर आज के लिए सबसे बड़ा, अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा और इस बार क्रेडिट पॉलिसी को लेकर उत्सुकता, दिशा दशा की तलाश बाजार को थोड़ी ज़्यादा है। वीकली एक्सपायरी भी है, बजट के बाद की वीकली एक्सपायरी, थोड़ा एक्शन वहाँ पर भी देखेंगे हम। और इसके अलावा निफ्टी में 4 और वायदा कारोबार में 16, कुल मिलाकर 20 कंपनियों के रिजल्ट्स हैं। बाकी कैश मार्केट के रिजल्ट्स की तो लंबी लिस्ट है। सर उस लिस्ट को भी हमारे जो पूरी रिसर्च टीम है वो सामने रखेगी थोड़ी देर बाद। लेकिन सर क्रेडिट पॉलिसी का आपने जिक्र किया जी। और ऑफ कोर्स इस बार सब ये देखना चाहेंगे कि पहले तो आरबीआई की जो पूरी टीम है उन्होंने क्या निर्णय लिया, एंड ऑफ कोर्स गवर्नर साहब, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उनकी चिंता का विषय या प्लान ऑफ एक्शन वो क्या रखते हैं। आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, गवर्नर साहब ठीक वही करे जो एफएम ने किया है बजट के वक्त। मतलब नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। अगर कुछ खराब ना बोले उतना ही हमारे लिए काफी है। बहुत ज्यादा चिंता ना दिखाए उतना काफी है। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ी चिंता दिखा दी तो फिर इस वक्त है ना, हमारे पास अपनी चिंताएं बहुत है। हम गवर्नर साहब की ओर चिंता झेलने के लिए तैयार नहीं है। बाजार पहले से ढील है, ठीक है ना। ये तो ठीक है, 2 दिन में मूड बन गया कि आप बड़ी इवेंट के पहले मजबूत हो गए। ठीक उसी तरह से जैसे बड़ी इवेंट के पहले, बजट के पहले आप 2 दिन मजबूत हो गए, वैसे पॉलिसी के पहले मजबूत हो गए। रीजन कुछ भी रहे हो, पॉइंट ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो चिंता है वही आरबीआई गवर्नर की है। बढ़ती हुई महंगाई, करेक्ट। सिस्टम में पैसे की कमी न वहाँ है न यहाँ है। भरपूर लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी की उनकी चिंता है नहीं कि मुझे सिस्टम में पैसे डालने, निकालना चाहें तो निकाल ही सकते, डालने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज ग्रोथ भरपूर है, दुनिया भर में भी है, हमारे यहाँ भी है। ग्रोथ की कोई चिंता नहीं है। सारी कंपनियों के नतीजे देखिए, सब फर्स्ट क्लास। नतीजों में एक ही चीज खराब दिखती है, मार्जिन और कामकाजी मुनाफा, सेल्स टॉप लाइन परफेक्ट। अब वो कहां से आ रही है? वो आ रही है इन्फ्लेशन से, और वही चिंता की बात गवर्नर साहब के लिए। इन्फ्लेशन की चिंता अमेरिका में भी है, दुनिया भर में है, हमारे यहाँ भी 5.5% के आसपास हमारा इन्फ्लेशन है। नो डाउट दूसरे कई देशों के मुकाबले में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता तो है ही। और आरबीआई की जो कंफर्टेबल रेंज है, कि जिस रेंज में आरबीआई गवर्नर साहब कंफर्टेबल, ठीक है 4-4.5% के तक है तो फिर भी हम कंफर्टेबल है, उससे नीचे ही चाहिए, लेकिन उसके बहुत ऊपर है और उसके नीचे आने के कोई संकेत नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है, और उसकी 2 बड़ी वजह नेहा अगर आप देखिए। पहली चीज तो एक, कच्चा तेल $90 के ऊपर टिका हुआ है, और कच्चा तेल अगर $90 के ऊपर है तो फिर इन्फ्लेशन आपका कम होगा कैसे? कूल ऑफ के कोई संकेत है नहीं। आप कमोडिटी बाजार में ठंडा होने ही नहीं दे रही उसको। तो एक चीज चिंता तो है। दूसरी बात, बीच में थोड़ा वक्त ऐसा लगा कि चलिए कमोडिटीज के दाम ठंडे होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये तो वापस बढ़ रहे हैं। एल्यूमिनियम देखिए रिकॉर्ड हाइस पर जा रहा है, 13 साल के हाइस पर है। कॉफी के दाम, खाने पीने की चीजों के बाकी दाम सभी चढ़ रहे हैं। तो इसलिए वो थोड़ा बीच में जो कंफर्ट मिला था कि ना चलो ठीक है, कमोडिटीज अभी ठंडी हो रही तो ज्यादा इतनी चिंता की बात नहीं, लो वो भी चल पड़ा। सो अब आपको कंफर्ट कहाँ है? ऐसे में गवर्नर साहब कितने चिंतित होते हैं, कितने परेशान होते हैं। 2 चीज कर सकते हैं गवर्नर साहब, या तो कॉन्फिडेंस से बोले भाई नहीं ठीक है ना, हो जाएगा, कर लेंगे, सप्लाई साइड इशू हम थोड़े रिजोल्व करेंगे, थोड़ा ग्लोबली भी अगर सपोर्ट मिल गया तो हम इन्फ्लेशन से लड़ लेंगे, फिलहाल कोई खास चिंता की बात नहीं। और अगर वो ये कहे नहीं भाई ये तो मामला हाथ से निकल रहा है, चिंता थोड़ी ज्यादा है, तो दिक्कत हो सकती है। तो आज की पॉलिसी, हालांकि ब्याज दरों में बदलाव नहीं होगा, ये ज़्यादातर लोग मानकर चल रहे हैं, लेकिन अब आरबीआई गवर्नर साहब ये हैं प्रोएक्टिव। अब तक इनकी प्रोएक्टिविटी जो दिखी है वो सारी की सारी ब्याज दरें घटाने को लेकर दिखी है। प्रोएक्टिविटी बढ़ाने को देखकर ना दिखे, बढ़ाने में दिख गई तो फिर मामला आज मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से वैसे तो उम्मीद पूरी है कि इस बार रेट में बदलाव ना हो, इस बार स्टैंस में बदलाव हो सकता है, उनकी भाषा में बदलाव हो सकता है, उनके हाव भाव में बदलाव हो सकता है, वो सावधान दिख सकते हैं। लेकिन अगर बढ़ा दी तो गए काम से, ठीक है।
और नहीं बढ़ाई और अगर खराब बोला तो भी हमारे लिए अपसाइड लिमिटेड है। और ठीक ठाक से निकल के कि ज़्यादा कुछ डोज नहीं दिया हमें, बोले ठीक है देखते हैं, महीने 2 महीने और देखते हैं फिर डिसाइड करेंगे, तो फिर हमारी गाड़ी चल रही है। चलिए, और आपको बता दें कि इसके एनालिसिस के लिए तो 9:45 बजे से ही हमारे पास एक बड़ा दमदार बहुत ही वाइज पैनल जुड़ने वाला है, तो आपको बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलना है। अनिल सर तो होंगे ही, साथ ही मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी, ऑयस्टर कैपिटल के अतुल जोशी जी एंड ऑफ कोर्स HDFC के केकी मिस्त्री साहब हमारे साथ होंगे इसको डीकोड कैसे किया जाए बेसिकली इस पर बात करने के लिए। सर, ये तो बात हो गई क्रेडिट पॉलिसी की। ग्लोबल मार्केट को लेकर चिंता तो अब नहीं है सर? अभी तो 2 दिन से तो अच्छे ही नंबर्स आ रहे हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं भाई। और कल आप जिस तरह से नेस्डेक भागा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि आप देखिए 2 चीजें हुई। एक तो 2% की बड़ी उछाल नेस्डेक में, और दूसरा दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होना। ये अगले दिन के लिए कॉन्फिडेंस दिखाता है जब आप डे हाई पर बंद होते हैं, कि मतलब आप अगले दिन को लेकर भी दुखी नहीं है। दुखी परेशान हो तो आप ऊपर क्यों बंद होंगे? लास्ट मोमेंट तक कौन खरीदता रहेगा भाई? 3:30 पर वही खरीदता है ना जिसको ये भरोसा कि 9:15 पर ऊपर खुलेगा, है ना? तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से अमेरिकी बाजारों में तेजी अच्छी हुई है, 2 दिन की हुई है। अब हालांकि जो ट्रेंड बाजारों का है, थोड़ा घटते हैं, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजार और ग्लोबल मार्केट्स इस बात की तरफ इंतजार कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का मामला फाइनली सेटल कहाँ होता है। हालांकि 2 दिन से हम कुछ सुन नहीं रहे, चिंता नहीं है, और फ्रांस के राष्ट्रपति भी घूम फिर कर आगे सबसे मिल रहे हैं, कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा मामला ठंडा हुआ है। अल्टीमेटली 1-2 दिन देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल एक चीज़ क्लियर कट है कि ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, थोड़े बेहतर है, चिंता की बात कम हुई है वहाँ से, वो ज़रूर संकेत है। लेकिन मैं उन ग्लोबल मार्केट्स की वजह से पॉजिटिव हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कि ऐसा कि मतलब ग्लोबली बहुत बड़ी तेजी हो रही है, और वैसे भी डाउ अपने लाइफ टाइम ऐसे ज़्यादा दूर बचा नहीं है, 700-800 पॉइंट ही है। तो अब तो एक चीज़ समझो, जब भी कोई भी मार्केट हमारा हो चाहे अमेरिका को, लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुँचेगा। जितने लोगों को खरीदना उतने, उससे ज़्यादा नहीं तो उतने को तो बेचना भी है। मतलब निकलने के विचार रखने वाले लोग भी कम नहीं है अब। सही बात है, क्योंकि आपने ये कल मेंशन भी किया था कि ये मार्केट है जहां पर बढ़त मिले तो आपको अपना मुनाफा हर आदमी का से अगर नेहा सिंपल सी चीज है, अगर आपने कोई स्टॉक या इंडेक्स खरीदा किसी लेवल पर, नीचे आ गया, तो आपको ये फील तो होता है ना कि फंस गया, गलत ले लिया। तो फंसे हुए में अगर आपको मौका मिलता तो आप क्या करते? भाई निकलो, खत्म करो। जल्दी से जल्दी। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, कितने ट्रेडर्स को आप पूछ के देखिएगा, जो खुशी उन्हें मुनाफा बना करने मिलती है, जैसे आपने कोई स्टॉक खरीदा 3% ऊपर भी गया, उसमें वो खुशी नहीं मिलती। जो खुशी उस तब मिलती जब आपने कोई स्टॉक खरीदा और वो 20% गिर गया, और गिरने के बाद वापस आपके भाव के नजदीक हो छूटने को मिला। सही बात है। ये छूटने को मिला, जो फीलिंग होती है ना, ये जो फीलिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी वो ग्लोबली लोकली ये फीलिंग ट्रेडर्स में बहुत है। अरे मेरा भाव आया, जान छूटी। हाँ, करेक्ट है ना। सो ठीक है, जहाँ जिसकी जान छूटती जाए, ठीक है, अच्छा ही है, भला ही है। अच्छा सर, FIIs DIIs यहाँ पर सर हम लगातार आप जिस तरह के इंडिकेशंस दे रहे थे हूबहू उसी ट्रेजेक्ट्री में जाते हुए दिख रहे हैं। FIIs थोड़ा सा गले की हड्डी बना था, अब वो 4 डिजिट से 3 डिजिट में आ गया है, तो ये तो अच्छी बात है। और हमारे DIIs हैं, उन्होंने डबल अप किया है। मतलब पिछले कुछ दिनों के सबसे बढ़िया आंकड़े हैं ये FIs और घरेलू फंड के। और नया 17,100 के आसपास, जब 17,200 पर हम निफ्टी में पहुंचे, तब मैं बार बार यही बात कर रहा था इस सीरीज की शुरुआत में भी, कि 28% इंडेक्स लॉन्ग पर FIs नहीं रहेंगे। जीरो थोड़ी करना है, मतलब ठीक है, आपको इमर्जिंग मार्केट में बेचने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, कितना बेचेंगे? तो आप इंडेक्स में, स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे, स्टॉक्स तो है, स्टॉक्स नहीं कि आपके पास नहीं हो, लेकिन किस इंडेक्स पे बेचेंगे या कितना इंडेक्स बेचेंगे वो भी अपने आप में एक चीज है। तो कल के सेशन में 2 बढ़िया चीजें हुई, बहुत ही बढ़िया हुई, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया। पहली बार FIs के आंकड़े मैंने ना शर्मा के है ना खाली है ना न्यूट्रल लिखे, नहीं तो मेरा मन तो पॉजिटिव लिखने का था। तो एक तो ये वजह से कि एकदम से नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे लिख दूं, बीच वाला न्यूट्रल तो लिखूं। और दूसरा ये, इन पे भरोसा भी कम है कि एक आध दिन ये करके, 1-2 दिन करके ऐसा ना वो आपको मूड पलट जाएगा। हाँ, वो छलावा देते हैं, बाद में वापस से बेचना शुरू कर दे, भरोसा नहीं। क्या हुआ देखिए, 900 करोड़ की कैश में बिकवाली, बड़े दिनों बाद 3 डिजिट की बिकवाली का आंकड़ा है। नहीं तो 2000 करोड़ प्लस की रन रेट चल रही थी, उतना रोज बेचते थे, कम बेचा है। लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े वो बड़े ही जबरदस्त थे। 1450 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदना जबरदस्त, 1140 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदना, तो नेट स्टॉक्स में खरीदारी है पहली चीज।
इंडेक्स में भी खरीदारी है। तो एक चीज क्लियर कट है कि बड़ा दिन है पॉलिसी के लिहाज से, बड़ा दिन है वीकली एक्सपायरी के लिहाज से, बड़ा दिन है नतीजों के लिहाज से। उससे पहले एफआईज शॉर्ट नहीं रहना चाहते, थोड़े लॉन्ग करना चाहते हैं या शॉर्ट कवरिंग करना चाहते हैं। ये आंकड़ों में दिख रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। चाहे अब उसका कारण ग्लोबल हो या हमारे अपने हो, मुझे नहीं पता, जो भी मानो, लेकिन ये हुआ है पहली चीज। दूसरी चीज जो हुई है कल के सेशन में अच्छी हुआ कि घरेलू फंड ने दम लगाकर खरीदारी की है, पहली बार दबाकर। एफआईज का दुगुना 1800 करोड़ कैश मार्केट में घरेलू फंड की खरीदारी का आंकड़ा तगड़ा है। तो कल पहली बार ऐसा हुआ है नेहा, इन दिनों में जो 17,043 का लो बनाकर हम 17,500 के आसपास तक पहुंचे हैं, पहली बार ट्रेडर्स ने नहीं, मजबूत इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करने का मन बनाया है। वो कन्विक्शन दिखा है, वो कन्विक्शन दिखा है। अब इस कन्विक्शन को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज कि कहीं कोई खराब खबर ना आए। अगर खराब खबर ना आए तो आपके लिए सपोर्ट है कि बिकवाली नहीं है, खरीदारी आई तो और बढ़ जाएंगे। और खराब खबर कहां से आ सकती है? या तो ग्लोबल से, जिसके चांस थोड़े कम दिख रहे हैं, या फिर लोकल हमारी, वो हो सकता है आपको पॉलिसी से अगर आ जाए। सो अगर ये पॉलिसी हमने आज निकाल दी तो हमारे लिए नीचे की रिस्क 17,200 250 के आसपास स्टेबल हो जाती है। वो सबसे बढ़िया संकेत आज के लिए। तो डेटा बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। सर आज के ट्रिगर्स आज के लिए ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, हम चर्चा कर ही चुके हैं। ठीक है। एफआईज के संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं, दिल से पॉजिटिव लेकर लिखने के लिए न्यूट्रल है। घरेलू फंड्स पॉजिटिव नहीं है, ये संकेत सुपर पॉजिटिव, सुपर स्ट्रांग है। बहुत बढ़िया खरीदा इन्होंने, जैसा मैं देखना चाहता था। ताकत दिखाओ भाई। हाँ, तो कैसा नहीं, ये हमारे हनुमान है, हम जामवंत हैं, हम इनको बताते हुए आप में ताकत है। अभी देखो कल नंबर आए, एसआईपी के नंबर और बढ़कर आए पिछले महीने के। अरे पैसा आ रहा है आपका, लो ना। किस चीज़ का इंतजार कर, खरीदो। सेंटिमेंट अच्छा है, पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वायदा कारोबार के संकेत भी पॉजिटिव से न्यूट्रल है। मैं न्यूट्रल भी कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने पॉजिटिव रखा क्योंकि एक्सपायरी के दिन एक का पुट कॉल रेशियो ज्यादा नहीं है। और स्पेशली जब आपकी एफआईज इंडेक्स लॉन्ग 44% के आसपास ही है, ठीक है, बढ़कर आई है, 39 से 44% हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप ओवरबॉट नहीं है, इसलिए पॉजिटिव संकेत मैंने रखे हैं। लाइट और कंफर्टेबल है मेरा लिए पुट कॉल रेशियो। सेंटीमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड न्यूट्रल है, ये सारे संकेत। ओके। और इंडिया विक्स भी है, वो तो सर नीचे ही। हाँ, यहीं पर मैं आपको एक डेटा और, पुट कॉल रेशियो का हम बात कर चुके हैं। एफआईज इंडेक्स लॉन्ग 5% बढ़कर आई, ठीक है, कोई कंफर्टेबल है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं। ठीक है सर, अभी रेंज पे बात कर लें जी। निफ्टी बैंक 17,340 17,400 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है पहला। इसके नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा। 17,340 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करें, और अगर आपको राउंड फिगर चाहिए तो 17,325 रख लें, अदरवाइज 17,335 40। इसके नीचे गए तो 17,225 17,275 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर आपको खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों करनी चाहिए। ऊपर 17,525 17,575 पहली रुकावट की जगह है, और यहाँ रुकने चाहिए। पार करना आसान नहीं है, स्पेशली पॉलिसी नहीं होती तो कर जाते। पॉलिसी के पहले शायद हम इस रेंज में रुकेंगे। पॉलिसी के बाद अगर गवर्नर साहब ने सब कुछ उम्मीद के मुताबिक किया, 17,625 17,675 वहां पर करेंगे प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ पर आज थोड़ी रेंज में बड़ी दूंगा, और उसकी वजह पॉलिसी है। बैंक निफ्टी पर सपोर्ट जो है दूर दे रहा हूँ सीधा, 38,050 38,200। हम 38,600 पर बंद हुए हैं, मेरे को वहीं देना। एक छोटा 38,500 के आसपास सपोर्ट आता है, वो देना नहीं है। 38,350 भी नहीं देना, मैं दूर ही दूंगा आज। 38,050 38,200 नीचे की तरफ का जो लेवल है 37,700 37,850। ना प्रॉब्लम क्या है, बैंक निफ्टी भी आज अगर थोड़ा और गैप से खुल के जिस जगह पर पहुंचेगा ना, वो कंजेशन जोन के आसपास आ रहे हैं। अच्छा। हम 38,850 से लेके 39,300 की रेंज जो है ना, वहीं पर हमने हाई बनाकर वापस करेक्शन दिया है। सो इसलिए पॉलिसी के दिन आपके लिए मेक और ब्रेक वाला मामला बैंक निफ्टी में बनता है। अगर अच्छी पॉलिसी आई, आप 39,500 पार करने की कोशिश करके नया हाई बनाने की कोशिश करेंगे इस रनअप का। वैसे तो हाई बहुत दूर का है। हाँ। अगर वो नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे, आप घूमने के लिए भी जगह बहुत सही है। अगर वापस आपको नीचे जाना तो ये बहुत बढ़िया जगह, यू टर्न लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब है ना 38,850 यू टर्न लेने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, जहां आज आप सुबह पहुंचेंगे। सो मेक और ब्रेक बैंक निफ्टी में, इसलिए मैं नीचे के लेवल भी बड़े दे रहा हूँ। 37,700 37,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर शॉर्ट कवरिंग खरीदारी दोनों बनेगी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 38,850 39,025 ये कंजेशन जोन है पहला। इसे अगर पार करेंगे तो गवर्नर साहब ही करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा अपने दम पर। उनसे सपोर्ट चाहिए। और उसके बाद 39,275 से 39,425 जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इस बार के रनअप में हमने 39,424 का हाई बनाया है 3 फरवरी को, लगभग वहीं पर
आगे आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग है। ये सारे बड़े जोन हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ठीक है सर, डे रेंज क्या होगी सर? डे रेंज 17,400 17,575 छोटी रेंज है। उससे पहले 17,525 एक हल्का फुल्का लेवल है जिसके आसपास हम खुलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर का दे रहा हूँ। 17,400 575 340 625 ये मीडियम रेंज है। 17,340 17,625 और बड़ी रेंज के तौर पर 17,275 17,675 को लेकर चले आप। ये आपके लिए 200 पॉइंट दोनों तरफ हो गया बेसिकली, ये मान ले ब्रॉडली। बैंक निफ्टी 38,500 38,850 एकदम छोटी वाली रेंज, और ये मैंने जानबूझ के दी, जबकि मैं बैंक निफ्टी में बड़े लेवल की उम्मीद कर रहा हूँ। क्यों दी फिर मैंने, उसकी रीजन समझाता हूँ। 38,500 के नीचे से ट्रेड करना शुरू करें तो ये आप ये मानिए कि वहां से आप कमजोर हैं, और 38,850 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें तो आप ये मानिए फ्रेश मजबूत है। जितने हैं उतने तो हैं। सो ये जो 350 पॉइंट की रेंज है ना, ये कश्मकश वाला लेवल है, रस्साकशी वाला, ताकत आजमाइश वाला। 38,850 के ऊपर बुल्स हावी हो जाएंगे, 38,500 के नीचे थोड़े सावधान हो जाएंगे, इसलिए ये छोटी रेंज। मीडियम रेंज 38,050 39,025 लगभग 1000 पॉइंट की होगी, और बड़ी रेंज के तौर पर 37,850 39,300 के आसपास की रेंज लेकर चले आप। ये आपके लिए बैंक निफ्टी। ओके, चलिए तो हम आपके लिए रिपीट कर देते हैं। अनिल सर ने जो आज डे रेंज बताई है वो आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी पे पहले नजर डालिए। यहाँ पर आपको जो सर ने रेंज दी है, छोटी रेंज 17,400 से 575 के बीच की है। एक मीडियम रेंज पर नजर डालिए 340 625, और जो बड़ी रेंज आज दिन की है वो 17,275 675, ये एक बड़ी रेंज है दिन के लिए। निफ्टी पर जरा नजर डालिए। इसके लिए जो छोटी, मध्यम और जो बड़ी रेंज है वो आपके सामने 38,500 यहां पर से शुरुआत होकर 38,850 छोटी रेंज, 38,050 39,025 ये एक मीडियम रेंज है, और जो दिन की बड़ी रेंज है जहां पर आपको अपसाइड अच्छा खासा 39,300 तक का देखने को मिल सकता है, डाउन साइड में 37,850 तक की ये जो रेंज है डाउन साइड अपसाइड, ये हमने आपके सामने रख दी। अच्छा सर, अब जरा जो मौजूदा पोजीशंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं सर। तो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्डर्स हैं उनके लिए आप क्या रणनीति बताएंगे सर? इंट्राडे स्टॉप लॉस 17,325 का रखें, और क्लोजिंग स्टॉप लॉस 17,200 का रखें। थोड़ा सा दूर है स्टॉप लॉस, लेकिन वही ठीक रहेगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। आज की इतनी सारी 3-4 इवेंट एक साथ हैं, इतने नतीजे, पॉलिसी एक्सपायरी, इसलिए दूर के स्टॉप लॉस कल नजदीक के दे दूंगा, चिंता मत करो। आज थोड़े दूर के, कल पास बनता है जो है। मैं मेरे घर से थोड़ी लाता हूँ, जो डेटा में निकलते वही है। तो जैसे है वैसे है। बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस बहुत दूर का है। आप बोलोगे ये क्या निकाला है, 38,600 पॉइंट दूर है। जिसको बहुत छोटा रखना हो 38,500 का रखें, लेकिन देखो ईमानदारी से स्टॉप लॉस दूर का ही निकलता है 38,000 का। लेकिन फिर भी आपको छोटा चाहिए तो 38,500 का रखिए, लेकिन मेरा मान के करेंगे। और इतनी क्या होता है कई बार नहीं, सबकी रिस्क लेने की ताकत उतनी नहीं, अलग अलग होती है सर। हाँ, वो है ना। आप किस लेवल पे लॉन्ग है, कितना आप नुकसान देख सकते हैं। अब लोग कितने सारे लोग हैं जो बैंक निफ्टी 60 पॉइंट के लिए करते हैं, और वो थोड़ी 600 पॉइंट इंतजार कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं क्या करूँ, जो डेटा में दिख रहा है, शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो 17,625 आपका स्टॉप लॉस होगा। जिनको छोटा रखना है वो 17,525 भी रख सकते हैं, लेकिन 17,625 ज्यादा सही स्टॉप लॉस है इंट्राडे। क्लोजिंग बेसिस पे 17,575, और 17,575 की अहमियत ये है कि बजट के दिन 1 फरवरी को आप 17,575 पे बंद हुए थे, और बजट के ठीक एक दिन पहले 17,735 के आसपास। इसलिए देखिए नीचे का स्टॉप लॉस जो दिया है 17,325 दिया है, वहां से 10 पॉइंट नीचे, करेक्ट। लॉन्ग पोजीशन का, राइट। शॉर्ट पोजीशन का 17,575। डेटा बिल्कुल परफेक्ट निकाले 31 जनवरी और 1 फरवरी की, जहां से आपने नया ट्रेडिंग पैटर्न शुरू किया। हाँ, ठीक। बजट के एक दिन पहले तक का पुराना, बजट के बाद से एक नया वाला है। उन दोनों को मिलाकर, ऐसा नहीं है अंदाज से नहीं है, तो दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, सोचना पड़ता है बहुत सारा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग फॉलो करते होंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके लिए कि डेटा जो निकाले हैं सोच समझ कर एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। हाँ सर, और हाँ बताना भी इसलिए जरूरी है कि इनको खुद को समझ में आए। बिल्कुल, नहीं तो क्या अंदाजा वो दिया होगा नहीं है, आपको पता होगा ये क्यों। हाँ, ये जानना जरूरी कि सपने में नहीं आता है, इसकी पूरी कैलकुलेशन पढ़ाई होती है। आ जाता काश तो बढ़िया, तो काम कम करना पड़ता है। ओके, और बैंक निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस एक ही है 39,050। जिसको छोटा रखना है 38,850 का रखे, लेकिन मेरी राय 39,050 के स्टॉप लॉस की होगी, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। ठीक है सर। तो सर ये तो हो गया मौजूदा पोजीशन होल्डर्स के लिए। हाँ सर, अब नई पोजीशन खरीदे निफ्टी 17,325 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 17,500 525 छोटे,
575 मीडियम, 625 675 फाइनल टारगेट। ये सिंपल है। एग्रेसिव हो बिना एग्रेसिव हो जो भी हो यही है आपके लिए, एक ही राय। बेचें 17,575 से मूड बनाएं, देखिए माहौल क्या है, पॉलिसी क्या है, ग्लोबल मार्केट्स क्या है, उस हिसाब से डिसाइड करें कि 575 पे बेचना है, 625 पे बेचना है या 675 जाकर बेचना है या 3 टुकड़ों में बेचना है। चॉइस आपकी है, रिस्क मैनेजमेंट आपका है, मेरा काम डायरेक्शन देने का। स्टॉप लॉस वेरी वेल क्लियर कट डिफाइंड है, 17,800 दूर है, यही रहेगा और यही लगाना है। ये नहीं लगा सकते तो मत बेचना। अच्छा, हाँ, अगर किसी चीज में मैं फ्रीडम देता हूँ, आप अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस लगाओ, इसमें फ्रीडम नहीं है, यही लगाना पड़ेगा। अगर ये नहीं लगा सकते हो तो मत बेचो 17,575 में, क्योंकि ये भी तो बोल सकते हो 575 पे बेचा, 125 पॉइंट दूर स्टॉप लॉस लगाऊं, करेक्ट, मत बेचो, जबरदस्ती थोड़ी। 675 का इंतजार करो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। नीचे का टारगेट 17,525, 17,475 दो छोटे टारगेट, 17,400 मीडियम टारगेट है, 350 और 300 का फाइनल टारगेट बेचने पर। तो एक ही राय है खरीदने की, बेचने की। आज दोनों एग्रेसिव वाले गायब है, एग्रेसिव वाला काम आज नहीं करना, बहुत सारी चीजें हैं, जिस दिन होगा उस दिन बताएंगे। ठीक है, नहीं आज वो वन ऑफ डे है सर जहां बनता है। लेकिन एग्रेसिव वाला बैंक निफ्टी में है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में 38,350 का, जो भी 250 पॉइंट दूर है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। एक बार 38,850 के आसपास आ जाए तो स्टॉप लॉस को 38,500 तक खींच ले। छोटे स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी बैंक निफ्टी में। 38,725, 38,850 दो छोटे टारगेट, 38,925, 39,025 मीडियम टारगेट, 39,275, 325 फाइनल टारगेट, बशर्ते कि पॉलिसी आपकी उम्मीद के मुताबिक आए। अगर पॉलिसी ठीक आए तो, और पॉलिसी ठीक ना आए तो फिर ये कॉल कैंसिल है। अब आइए, जो लोग आराम से रेंज में खरीदना चाहते हैं बैंक निफ्टी, उनके लिए आपको खरीदना है 38,050 से 38,225 की रेंज में, 200 के आसपास, वहां से सोचना शुरू करें खरीदने के लिए और 38,050 में खरीदें, दो टुकड़ों में खरीदें, 38,200 के आसपास, 38,050 के आसपास। स्टॉप लॉस आपका होगा 37,850 का, ये भी थोड़ा दूर है लेकिन यही लगाना है। टारगेट जो बनेंगे 38,350, 38,500 दो छोटे टारगेट, 600-725 मीडियम टारगेट और 38,850 का फाइनल टारगेट। लेकिन बैंक निफ्टी में आज ट्रेड करना डबल एज स्वॉर्ड है, तलवार की धार दोनों तरफ, क्योंकि पॉलिसी है, किसी भी तरफ बड़ा मुंह आ सकता है और स्पेशली अगर खराब हुआ तो नीचे की रिस्क खुली हुई है, ऊपर के अपसाइड लिमिटेड है लेकिन नीचे की रिस्क खुली हुई है, तो वो ध्यान में रखकर आपको ट्रेड करना है। बिना प्रोटेक्शन के ट्रेड ना करें, नेकेड ट्रेड करना थोड़ा सा आज रिस्की हो सकता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक एफएनओ बैन अपडेट भी दे देते हैं। इसमें बैन लिस्ट में एक पीएनबी ऐड हुआ है, पीएनबी ऐड हुआ है सर, और बेल तो कल ही था, तो वो ऑलरेडी है। अब एफएनओ के डेटा में बता देता हूँ। हम एफआईएस के डेटा तो डिस्कस कर चुके हैं। एफएनओ के लिहाज से दो लेवल इंपॉर्टेंट है, नीचे के लिए 17,400 और ऊपर के लिए 17,500। 17,400 के नीचे जाएं तो ये आप कमजोर फील करिए, 60-65 पॉइंट नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, ठीक है, ठीक है। क्यों? 17,400 के पुट पर लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बराबर, पूरा हाईएस्ट तो नहीं है, लगभग हाईएस्ट 56 लाख शेयरों का है, जिसमें 48 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो 17,400 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। मजबूत आप हैं, लेकिन और जो फ्रेश मजबूती आपको फील करनी है वो 17,500 के ऊपर करनी है। तो बेसिकली 17,400 17,500 आप नो ट्रेड जोन में है बेसिकली। क्यों? 17 एग्जैक्ट नंबर और दूं तो 17,515 है वो, अच्छा, जिसके ऊपर से आपको मजबूती फील करनी है, क्योंकि 17,500 के कॉल में भी 55 लाख शेयर है। तो आप देखो 17,400 और 17,500 दोनों में कॉल और पुट राइटिंग लगभग बराबर है। अच्छा, ठीक है। तो 17,400 के नीचे खराब होगा, 17,500 के नीचे और अच्छा होगा, सिंपल सी चीज। ओके, 65 पॉइंट नीचे आए आप खराब नहीं है, 35 पॉइंट ऊपर चले जाए आप अच्छे नहीं, जैसे हैं वैसे ही, कल जैसे थे वैसे आज है। ठीक है, ये डेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखा रहा है आपको। ठीक है सर, पॉइंट ठीक। अब आइए, अगर पार हुए तो 17,600 के आसपास रुकेंगे और नीचे सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं, 17,400 के नीचे थोड़े पुट में पोजीशन कम है। अब आइए बैंक निफ्टी, रेंज बहुत साफ दिख रही है बैंक निफ्टी की 1000 पॉइंट की। 38,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 39,000 पर बड़ी रुकावट। 38,000 के पुट पर 23 लाख शेयर हैं, 39,000 के कॉल्स पर 29 लाख शेयर, और इसके बीच में 38,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 38,500 के ऊपर जब तक है मजबूत है, 38,500 के नीचे है तो कमजोर होना शुरू करेंगे। 500 पॉइंट इधर, 500 पॉइंट उधर, बीच में मिडफील्ड में 38,500। सिंपल ये डेटा आपकी। ओके, चलिए तो कॉशियसली ट्रेड करिए, खराब दिन नहीं है
लेकिन ऑफ कोर्स क्रेडिट पॉलिसी के लिहाज से महत्वपूर्ण दिन है, तो सोच समझकर, पूरा सचेत होकर और जो जो डायरेक्शन अनिल जी ने आपको दी है प्लीज उसे फॉलो करके चलिएगा। चलिए, हमने ब्रॉडर मार्केट्स के बारे में बात कर ली, मौजूदा नई पोजीशंस भी आपके सामने रख दी। अब हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। मेरे साथ इस वक्त देवांशी, वरुण, कुशल जुड़ चुके हैं, आशीष भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। फटाफट इनले से जान लेते हैं ट्रिगर्स कैसे हैं, नतीजे किस प्रकार के बनते दिख रहे हैं। तो देवांशी, गुड मॉर्निंग, जरा बताइए क्या ट्रिगर्स हैं, ऑफ कोर्स नंबर्स के लिहाज से दिन कैसा दिख रहा है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग नेहा। आज आप देखिए कई सारी अगेन लंबी लिस्ट है इस हफ्ते, क्योंकि पीक है और नंबर्स जो ओवरऑल रिजल्ट सीजन है वो पूरा होता हुआ दिखेगा। निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, एमएनएम और साथ ही वायदा बाजार में भी हम देखेंगे कई सारे नंबर्स आज आते हुए दिखेंगे, जिसमें भारत फोर्ज, अमर राजा, ओलंपिक फार्मा, एबीबी, पेज इंडस्ट्री, पिरामल एंटरप्राइज, स्ट्राइड्स फार्मा, ये कुछ अहम नंबर्स होंगे जहां पे आपको फोकस करके चलना है। कैश मार्केट की भी लंबी लिस्ट है। इसके साथ ही आज मॉइल, क्योंकि बायबैक बंद होता हुआ दिखेगा, 693 करोड़ का ये बायबैक था और 205 रुपए प्रति शेयर का बायबैक प्राइस तय किया गया था। स्ट्राइड्स फार्मा पर नजर रखें। नतीजों के साथ आज पूंजी जुटाने पर भी बैठक होगी और इक्विटी के जरिए ये पूंजी जुटाने पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे फोकस कीजिए। आज बोर्ड की बैठक में इक्विटी या बॉन्ड के जरिए पैसे जुटा सकती है कंपनी। और बीपीसीएल 5 रुपए का एक्स डिविडेंड आज ये स्टॉक ट्रेड करेगा। चोला इन्वेस्टमेंट करीब 1.5 रुपए प्रति शेयर का आज एडजस्टमेंट्स आपको देखने मिलेंगे डिविडेंड के चलते। टोरेंट पावर में भी आपको 9 रुपए प्रति शेयर का एडजस्टमेंट देखने मिलेगा और एल्केम लैब में 30 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड एडजस्टमेंट्स आज आपको देखने मिल सकते हैं। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्री स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, 5 में से 1 का प्राइस हो चुका है, तो इसके चलते आपको प्राइजेस एडजस्ट होते हुए दिखेंगे। और ग्लोबल मार्केट्स में क्योंकि इन्फ्लेशन और साथ ही जीडीपी, सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स पर भी आपको फोकस करना है। पावर ग्रिड के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। अनुमान से कमजोर नंबर्स हैं जो आए हैं, वो 10,000 करोड़ पर आती हुई दिखी। 3.4% तक की बढ़त है, लेकिन कामकाजी मुनाफा केवल 3% तक बढ़ता हुआ दिखा। मार्जिन 87% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि एकदम फ्लैट है। अनुमान था 88.5% टू 89% का और मुनाफा भी इस बार 8% तक बढ़ता हुआ दिखा है। 5.5 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। वेरी वेल। चलिए वरुण, अब आपकी बारी है। जैसे कि देवांशी बताई चुकी है कि नतीजों की अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो जरा बताइए कि क्या क्या है आज आपकी लिस्ट में? ओके, एक एफएनओ का काउंटर है, बाकी जो है वो कैश के काउंटर है। एफएनओ में जो है वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ नतीजे थोड़े कमजोर साइड पे, एसेट क्वालिटी को लेकर एक्चुअली 2.69% से बढ़कर जीएनपीए जो है 3.18% पे आए हैं। मुनाफा 8% गिरा है, 303 करोड़, और टोटल इनकम जो है उसमें भी करीब 8% के आसपास की गिरावट हुई है। अब आते कैश के नतीजे। यहाँ पे बालमर लॉरी नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 30% बढ़े हैं, मार्जिन 6.2% से बढ़ के 7.1%, मुनाफा जो है उसमें करीब 42% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इंजीनियर्स इंडिया थोड़े कमज़ोर नतीजे हैं, रेवेन्यूज 18% गिरे हैं, मार्जिन हालांकि बढ़े हैं 9.1% से बढ़ के 9.6%, और मुनाफा जो है 88 करोड़ से गिर के सीधे 40.7 करोड़ पे आया है। हालांकि कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है 17 फरवरी को, जिसकी रिकॉर्ड डेट है। 3i इन्फोटेक नंबर्स जो है वो कमज़ोर है, रेवेन्यूज 5.7% गिरे हैं, एबिटा फ्रंट पे 12 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया है और बॉटम लाइन पे 22.6 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी ने किया है। जो घाटा है वो कंटिन्यू होता हुआ। एफडीसी नंबर्स थोड़े वीक है, यहाँ पे कंपनी के मार्जिन जो है 21.5% से गिर के 14%, मुनाफा करीब 36 करोड़ पे आया है, 52% के आसपास की गिरावट है। लेकिन कंपनी ने 475 के भाव पे बायबैक को मंजूरी दी है। करीब 29 लाख शेयर जो है कंपनी बायबैक करेगी टेंडर रूट से। और ग्यूफिक बायो नंबर्स अच्छे हैं, रेवेन्यूज तो ठीक ठाक बढ़े 3%, लेकिन मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, 17% से 19%, और मुनाफा जो है 35% इस कंपनी का बढ़ा है। ओके, तो हमने वो पूरी रिपोर्ट आपके सामने रख दी। वरुण ने जो बताया आपको कि कल कौन कौन से नंबर्स निकल के आए हैं और उसकी पूरी डेटा रख दी वरुण ने आपके सामने। चलिए अब कुशल आपकी बारी, जरा बताइए आपकी रिजल्ट लिस्ट क्या बयान कर रही है? बिल्कुल, तो 8 कैश के स्टॉक्स हैं मेरे पास, जिसके नंबर्स के जो एनालिसिस है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। HEG स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, मार्जिन्स कुछ भी नहीं थे पिछले साल, इस बारी 26% के मार्जिन्स आए हैं, 156 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है और 80 लाख के घाटे के मुकाबले 113 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स HEG की तरफ से आ रहे हैं। प्रेस्टीज एसेट्स नंबर्स मिले जुले हैं, मार्जिन्स 24% से बढ़कर 29% तो हुए हैं, पर आय फ्रंट पर करीबन 25% की गिरावट के साथ 1380 करोड़ पर कंपनी ने आय दर्ज की है। प्राइकॉल नंबर्स कमजोर हैं, मार्जिन्स गिरे हैं 15% से ऑलमोस्ट 11.8%, मुनाफे में भी 19% की गिरावट रही है। संदूर मैंगनीज नंबर्स काफ़ी बेहतरीन रहे हैं, मार्जिन्स 29% से बढ़कर ऑलमोस्ट 39
39% हुए हैं और कंपनी के मुनाफे में भी 48% के उछाल के साथ 109 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। सांगी इंडस्ट्रीज नंबर कमजोर हैं, 25% के मार्जिन के मुकाबले अब केवल 15% के मार्जिन हैं और मुनाफा लगभग 82% गिरकर 7.5 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी नंबर्स यहां पर अच्छे हैं, सालाना आधार पर 21% से मार्जिन बढ़कर 24.2%, प्रॉफिट ऑलमोस्ट दोगुना होता दिखा है, 216 करोड़ के मुकाबले 423 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया और 2.25 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है कंपनी ने। स्पेंसर रिटेल्स नंबर्स कमजोर हैं, मार्जिन्स 2.2% पर ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, पर कंपनी का जो घाटा है वो लगभग 26-27 करोड़ रुपए का आता हुआ दिख रहा है। पिछले साल भी लगभग 30 करोड़ का घाटा था, तो घाटा अभी भी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। और अंत में तिलक नगर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखी है, 4 करोड़ के घाटे के मुकाबले 10 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है और कंपनी की मार्जिन्स भी 13.2% से बढ़कर अब 15.7% पर है। ओके, शुक्रिया कुशल वो पूरी डिटेल रखने के लिए। देवांशी, चलिए अब वापस से आपकी बारी आती है, बताइए खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखने वाला है, एंड ऑफ कोर्स नतीजों के लिहाज से आपके लिस्ट में क्या कुछ है? तमिलनाडु पेट्रो, यहाँ पे स्टडी सेट ऑफ नंबर्स हैं, जो आय है वो करीब 2.5% तक कम होती हुई दिखी है, लेकिन दूसरी तरफ जो कामकाजी मुनाफा है वो 4% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 14% से बढ़े हैं, 15% पे आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में 4% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स, काफी मजबूत नंबर्स इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं, उनकी जो कुल आय है वो 40% तक बढ़ती हुई दिखी है, कामकाजी मुनाफे में 30% तक की बढ़त है और मार्जिन्स आप देखिए 47% है, वहां से घट के 43% पे आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है वो 8% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इसके साथ ही अब खबरों की बात कर लेते हैं। बीएसई के लिए आज पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। एक्सक्लूसिव खबर थी कि सेबी ने बीएसई को जो गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज है उसको सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, जो पॉजिटिव है। शैल्बी कंपनी की एक सब्सिडरी है, मार्स मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय से जितने भी डिवाइसेस हैं, मेडिकल डिवाइसेस, उसको इंपोर्ट करने की मंजूरी मिल चुकी है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव। और साथ ही एडवानी होटल्स, यहाँ पे एक फंड एक्शन होता हुआ जहाँ पे डेल्टा कॉर्प में ऑलमोस्ट 2.83 लाख शेयर्स बेचे हैं डेल्टा कॉर्प ने अडवाणी होटल्स के 90.39 प्रति शेयर के भाव पर ये शेयर्स बेचे गए। तो डेल्टा कॉर्प और साथ ही अडवाणी होटल्स, ये दोनों पर आप फोकस कीजिए। चलिए, इसी के साथ अब वक्त हो गया है एफआईआर यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। तो किन स्टॉक्स पर है ब्रोकरेजेस की नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कुछ है एफआईआर में? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, नतीजे के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। ये सबसे पहले देखें तो टाटा पावर, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कहना है कि क्योंकि एनर्जी कॉस्ट बढ़ा, इसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कामकाजी मुनाफे पर एक दबाव देखने को मिला। सीएलएसए अभी भी स्टॉक के ऊपर बेरिश है क्योंकि बिकवाली किराए को बरकरार रखे हुए 195 रुपये का लक्ष्य दिया है, 238 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे और इन्होंने भी जो लक्ष्य दिया है वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का है, 217 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। एसीसी एक और दिग्गज है जहां पर नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी देखिए कॉस्ट इन्फ्लेशन का असर देखने को मिला। सीएलएसए अभी भी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, 2710 रुपये के लक्ष्य लिए। जेफरीज ने भी खरीदारी किराए दिए लेकिन लक्ष्य काटा है, 2950 से कटाकर 2700 रुपये कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य जो है इन्होंने यहाँ पर भी कट किया है। मैक्वायरी भी देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और इन्होंने भी जो लक्ष्य है 2936 से घटाकर 2711 रुपये कर दिया है। पावर ग्रिड यहाँ पर सीएलएसए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, 250 रुपये का लक्ष्य दिया है, 210 कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि सेकंड इंटरिम डिविडेंड जो दिया है इन्होंने वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। एबट इंडिया, कल बाजार के दौरान यहाँ पर नतीजे आए थे, स्टॉक में बढ़िया तेजी भी आई थी। सीएलएसए स्टॉक के ऊपर बुलिश हैं, खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, 21,830 रुपये का लक्ष्य दिया है, 16,750 की जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि जो कंपनी ने आय मुनाफा दर्ज किया उनके अनुमान से काफ़ी बेहतर है और साथ में आगे जाकर डबल डिजिट ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। नायका, ये स्टॉक भी लगातार सुर्खियों में रहता है, यहाँ पर नतीजों का इंपैक्ट है। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि इनकी जो टॉप लाइन आए और मार्जिन आए इनके अनुमान से बेहतर है, जिसके चलते ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2040 रुपये का लक्ष्य दिया है, 1850 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं गोल्डमैन सैक्स खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं लेकिन इन्होंने जो लक्ष्य है वो घटाया है, 2800 से घटाकर 2420 रुपये कर दिया है। एनएमडीसी यहाँ पर भी हल्के कमजोर नतीजे आए थे, जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य दिया 210 का, 156 कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि स्टील प्लांट की जो डीमर्जर होने वाला है उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है, हालांकि जब भी होगा एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर हल्के नतीजे कमजोर आए हैं। मॉर्गन स्टैनली अंडर परफॉर्म की रेटिंग को अभी भी बरकरार रखे 175 के लक्ष्य के लिए और अंत में भारतीय एयरटेल पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 860 से घटाकर 846 कर दिया।
ओके, तो आज ज़्यादातर सबके टारगेट्स घटे हैं, बढ़े किसी के भी नहीं है। नतीजे के बाद स्पेशली एसीसी इनके टारगेट घटे हैं थोड़े से, नायका के घटे हैं। मामला गड़बड़ी है, कोई बहुत बड़े अपग्रेड्स कहीं आ नहीं रहे, ये साफ नजर आ रहा है। आइए बढ़ते आगे, एक्सपर्ट्स हैं तैयार, बिगुल पिक ऑफ द डे। किरण जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। अनिल जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल जी कैश वाला स्टॉक रहेगा एनबी वेंचर्स। इसने जुलाई महीने से बहुत अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है और उसका ब्रेकआउट होने के बाद टेस्टिंग हुआ है और वापस एक बार कल बहुत ही स्ट्रांग डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम से ये स्टॉक निकला है। तो मेरा मानना है कि आज के लिए 137.80 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदी की जाए। 150 के लिए आज के टारगेट्स पर मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन या एक हफ्ता देते हैं तो 170 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं एनबी वेंचर्स में। ओके, तो ये है आपके लिए एनबी वेंचर्स खरीदारी करने की राय आपके लिए किरण जी की तरफ से। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। खरीदारी की राय है अनिल जी, खरीदना है हिंडाल्को। कल भी अगर अनिल जी हम लोग चर्चा कर रहे थे मेटल स्टॉक्स की, और कल आपका जबरदस्त इंटरव्यू हमने देखा वेदांता के अग्रवाल साहब के साथ। तो अनिल जी खरीदारी की राय है हिंडाल्को में। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखा कल के ट्रेड में। मुझे लगता है कि इस पूरे आने वाले सप्ताह में भी आपको मेटल्स में तेजी देखने को मिलेगी। खरीदारी करके चले। यहाँ पर 535 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट होगा 555 का, यानी कि 555 के टारगेट के लिए बाय करना है हिंडाल्को। ओके, तो हिंडाल्को में खरीदारी करने की राय। हिमांशु जी आपकी पसंद का शेयर आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी मुझे पसंद है आज के लिए टाटा कंज्यूमर। कॉफी फ्यूचर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में 10 सालों के हाईज पर हैं और ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर है। 700 रुपए के आसपास की अनिल जी क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है। 688 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 725 रुपए का टारगेट यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको आज के सेशन में आते हुए नजर आ सकता है। ओके, टाटा कंज्यूमर है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करनी है हिमांशु जी को। आइए शरद अवस्थी भी हमारे साथ हैं इस वक्त तैयार। शरद जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपके लिए आज का शेयर। जी हमारा आज का पिक होगा जीआईसी री इंश्योरेंस कंपनी। 100 कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 178 रुपए है और इंश्योरेंस कंपनीज में पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड चल रहा था कि वो ग्रेजुअली इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट इनकम पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके की लॉसेस कंपनीज ने बुक की है एडिशनल क्लेम्स की वजह से, उस वजह से क्लेम्स की रीप्राइसिंग की, पॉलिसीज़ की जो प्रीमियम है उसकी रीप्राइसिंग अक्रॉस द बोर्ड की गई है। एग्री एक नया सेगमेंट है जो ऐड हुआ है। तो हमें लगता है ये कंपनी अगले 1-2 सालों में ग्रेजुअली अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स की तरफ आएगी। तो हमें लगता है एक वन टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा 190 रुपए का लक्ष्य है स्टॉक। ओके, 190 रुपए का लक्ष्य, खरीदारी करने की राय जीआईसी री। ये है वो इंश्योरेंस कंपनी जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं सबसे पहले तो अच्छे नतीजे जो कि आ रहे हैं और जहां पर वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। मॉर्निंग सर, आपको और सारी टीम को। टू बी ऑनेस्ट सर, इस बार ज्यादा खराब नतीजे आ रहे हैं अच्छे नतीजों से कंपैरेटिवली। बट अगर मुझे कुछ स्टॉक्स ढूंढने हैं कि जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आए और वैल्यूएशन अभी भी इनएक्सपेंसिव है सर। बहुत टाइम के बाद देखा सर जीएमआर इंफ्रा के नंबर इतने अच्छे आए। इंफ्रा में कुछ कंपनीज के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और जीएमआर इंफ्रा आपको पता है कि अभी एयरपोर्ट डिवीजन जो है उनको हेल्प कर रही है। अगर आप नंबर्स देखें सर, किसी भी तरीके से देखें, सेल्स 32% ऊपर थी क्वार्टर क्वार्टर, 63% ऊपर थी वाई। एबिटा देखिए सर, एबिटा 43% ऊपर क्वार्टर क्वार्टर और 3.5 टाइम्स हो गया वाई। लॉसेस अभी भी है सर, वो इसलिए बिकॉज अदर इनकम कम है, तो 26 करोड़ से 73 करोड़ आया और फाइनेंस कॉस्ट अभी भी ऊपर है। अगर ये लोग फाइनेंस कॉस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं सर, तो जीएमआर इंफ्रा आपको 200 से 300 करोड़ रुपया प्रॉफिट दे सकता है पर क्वार्टर के रन रेट के साथ। इस तरीके से नंबर्स आए हैं, तो आई वाज वेरी हैप्पी विद दिस। और दूसरा सर सेगमेंट जो अच्छा नंबर्स दे रहा है वो है पीएसयूज में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं सर। पेट्रोनेट एलएनजी और आरबीएनएल बोथ कंपनीज रिपोर्टेड सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स। पेट्रोनेट का एक्सपेक्टेड था कि 10.5% के आसपास का एबिटा आएगा सर, पर 13.5% के आसपास आया। बट वन स्टॉक विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इज आरबीएनएल सर। नंबर्स देखिए सर, सेल्स 25% ऊपर थी क्वार्टर क्वार्टर, वाई 35% ऊपर थी।
एबिटा 40% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, मार्जिन 6.5% आए कंपेयर टू 5.5%, अभी भी 6 टाइम पे ट्रेड करता है। सो अगर मुझे एक पिक चूज करना है सर इन तीनों में से, वो मैं आरबीएनएल के साथ जाऊंगा, बिकॉज बहुत ही सस्ता स्टॉक है। तो ये है आपके लिए बेहतरीन नंबर्स आते हुए। फाइनली रेलवे में किसी कंपनी के नंबर्स तो दमदार आए हैं। आइए अब नतीजे कमजोर हैं और स्टॉक महंगे भी हैं, ये मतलब डबल मार वाला मामला है। एक तो पहले महंगे ट्रेड करें, ऊपर से खराब रिजल्ट। बताएं वरिंदर, ऐसे भी बहुत सारे होंगे आज तो। सर बहुत सारे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट पता है क्या, सब इट्स नॉट ओनली दिस कंपनी इन द एंटायर सेक्टर, ये सारे सेक्टर को मार पड़ रही है। तो अगर आप सीमेंट की बात करें तो सीमेंट के सबके नंबर्स गंदे आए हैं और एसीज के नंबर्स भी गंदे आए हैं। तो जो कॉस्ट इन्फ्लेशन हो रही है वो सबको हिट कर रही है। तो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट 25% ऊपर था सर, जिसके कारण जो है एबिटा 700 करोड़ एक्सपेक्टेड था, 550 करोड़ आया। एबिटा मार्जिन 17% एक्सपेक्टेड थे, 13% आए। तो एसीसी का वही कहानी है जो सबका कहानी है, स्टॉक चले हुए नहीं है सर। अभी भी ईवी एबिटा 9.8 टाइम्स पे ट्रेड करता है, तो सस्ता स्टॉक नहीं है। अगेन सिमिलर स्टोरी विद बर्जर पेंट सर, कॉस्ट इन्फ्लेशन इसको भी हिट कर रही है। 17.5% एक्सपेक्ट किया था एबिटा मार्जिन आएगा, उसके सामने 15.5% आया एबिटा मार्जिन आया। 450 करोड़ के सामने 400 करोड़ एबिटा आया। हालांकि इनका डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा अच्छा है बर्जर पेंट्स का सर, जो एक्सपेक्टेड था, विच इज अ गुड थिंग। 10 से 12% सोचा था कि इसका डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, उसके सामने 14% आएगा। बट कॉस्ट इन्फ्लेशन ही है सर जो सबको हिट कर रही है। नाइका सर आप बात कर रहे थे तो मैं कम बात करूंगा इसके ऊपर। टू बी ऑनेस्ट नंबर्स मतलब खराब है, अगर आप पैड देखेंगे, पर उतना खराब नहीं है बिकॉज उनका सेल्स बढ़ा है। इन सब स्टॉक्स में एक्सपेंसिव है, वो सबको पता है सर, वो उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, बट एटलीस्ट सेल्स बढ़ रहा है। तो सेल्स अगर आप देखें तो सेल्स इनका बहुत 24% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर गया और 36% वाई ऊपर गया है। तो ठीक है सर नाइका उस तरीके से। बट अगर उस स्पेस में मैं देखूं जिसके नंबर खराब आए हैं वो पारस डिफेंस था सर। पारस डिफेंस में सेल्स 8% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर और मार्जिन भी नीचे हो गए हैं, और एबिटा 16% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर। और एक दो कंपनी सर जो मैं हाउलर बोल सकता हूँ, हाउलर में ये कहां से नंबर आ गया, कहां से हो गया, क्या हो गया, वो है सोलारा और इगारशी मोटर्स। सोलारा देखिए सर 75% डाउन क्वार्टर क्वार्टर सेल्स, मतलब कि आपको एबिटा और पैट देखने का जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर टॉप लाइन ही आपका 75% गिर रहा है क्वार्टर क्वार्टर, तो ऐसा क्या हो गया कंपनी में सर? मतलब 100 करोड़ का इसका रन रेट रह गया इस कंपनी का, डेट भी बढ़ गया इसमें, और मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमने पूरा का पूरा जो है कमर्शियल बिजनेस स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है, हम लोगों ने अपना कमर्शियल मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन लेट से डायरेक्ट सेल्स कर दिया, जिसके कारण हिट आया है। वो बोल रहे हैं कि वन टाइम इंपैक्ट है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी पे। आई डोंट नो कि अभी अगर कोई एनालिस्ट इस चीज को समझेगा कि नहीं समझेगा। और इगारशी मोटर सर मतलब कि सेल्स 30% नीचे थी क्वार्टर क्वार्टर, और एबिटा सर 86% डाउन क्वार्टर क्वार्टर। तो ये दो नंबर तो बहुत ही खराब आए हैं। एसीसी, बर्जर पेंट्स, नाइका आप फिर भी बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड था यार कि कॉस्ट इन्फ्लेशन हो रही है एसीसी और उसमें एसीसी और उसमें बर्जर में। नाइका ठीक है एक्सपेक्टेड था ऐसा आएगा, बट पारस डिफेंस, सोलारा, इगारशी बहुत खराब थे सर। सोलारा तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कंपनी बंद होना चाहती है। मतलब ऐसे नंबर्स कोई कैसे दे सकता है, समझ में नहीं आया। मतलब सेल्स ही आपके 75% घट जाए, ओहो, मेरे ख्याल से आईब्रूफेन बिक नहीं रही है। आइए कमजोर नतीजे और वैल्यूएशंस ठीक है, वो रिजल्ट्स बताइए। Aurobindo sir, pharma has not been doing well. This is one quarter which actually tells us कि यहाँ पे किस तरीके से यूएस जेनेरिक प्रेशर रह रहे हैं कंपनीज पे। Aurobindo प्राइवेट इक्विटी डील होगा उसके वो पता नहीं कब होगा, बट नंबर्स नहीं अच्छे थे सर। एक ही नंबर है सर, 1250 करोड़ एक्सपेक्टेड था एबिटा आया, उसके सामने 1000 करोड़ का एबिटा आया। मार्जिन 20% एक्सपेक्टेड थे, उसके सामने 17% आए। और तो हिट की सेल्स बहुत अच्छे थे सर। अगर आप कंपेयर करो टिम्पल के साथ, तो सेल्स सोचा था कि 930-940 करोड़ आएगा, उसके सामने 970। लगता है आज वरिंदर के ऑडियो में प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से वरिंदर के साथ तो ऐसी दिक्कत पहली बार ही आई है। मुंबई का मौसम भी साफ है, वैसे तो दिक्कत वाली बात नहीं। आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, शायद हम बराबर सुन नहीं पा रहे। तो ऑरोबिंदो फार्मा एक रिजल्ट ऐसा है जो रिजल्ट कमज़ोर है लेकिन वैल्यूएशंस महंगे नहीं है, और दूसरा है एसकेएफ जिसके रिजल्ट्स कमज़ोर हैं लेकिन वैल्यूएशंस महंगे नहीं है। ये वरिंदर की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। और उम्मीद के मुताबिक जो दो नतीजे वरिंदर ने रखे हैं अपनी लिस्ट में, एक है टाटा पावर, उम्मीद के मुताबिक है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी थी, उम्मीद से बेहतर थी, और बाकी नतीजे उम्मीद के मुताबिक। सेल जो मार्जिन एडजस्टेड अगर आप देखेंगे तो उम्मीद के मुताबिक हैं, कमज़ोर नतीजों की उम्मीद थी, कोई खास ऐसे नंबर दमदार होंगे वैसे हैं भी नहीं। तो दोनों ही टाटा पावर और सेल उम्मीद के मुताबिक नतीजे मान सकते हैं। ये आपके लिए
सारे के सारे रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण वरिंदर बंसल की तरफ से जो उन्होंने हमें भेजा है। आइए बढ़ते आगे, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त और कुछ पिक्स ऑफ द डे हम ले ही चुके हैं। नवभारत वेंचर्स किरण जी को पसंद है, कुणाल जी को हिंडाल्को, हिमांशु जी ने पसंद किया है टाटा कंज्यूमर्स और शरद जी को पसंद है GIC री। अब आइए स्टॉक्स पर कर लेते हैं फोकस, जहां पर एक्शन भरपूर होगा आज के सेशन में। नतीजों के लिहाज से एक्शन जो होने वाला है उनमें बर्जर पेंट्स रिजल्ट्स ठीक है सेल्स के लिहाज से, लेकिन मुनाफा और मार्जिन दोनों ही कमजोर है। शरद जी, यही कहानी दिख रही है इस पूरे रिजल्ट सीजन की कि ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनियां परफॉर्म नहीं कर पा रही है, सेल्स बराबर है। बताएं सर, बर्जर पेंट्स क्या है आपकी राय? देखिए, अभी भी पेंट्स में तो जो टॉप कंपनीज हैं, चाहे बर्जर हो चाहे एशियन हो, वहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी महंगी हैं। बट जो मेन हेडविंड ये फेस कर रहे हैं वो आपकी रॉ मटेरियल साइड की है, क्योंकि प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ये एक मेजर कंपोनेंट है इनके रॉ मटेरियल का, वहाँ भी प्राइसेस ऊपर जाते हैं। हमारा ये मानना है कि अगले 6 महीने से सितंबर में जैसे जैसे यूएस भी वापस प्रोडक्शन आती है और रशिया का भी लगभग उम्मीदें जताई जा रही हैं कि लगभग हो जाएगा और इतना ज़्यादा एस्केलेट नहीं होगा, तो ग्रेजुअली ऑयल प्राइसेस को यहाँ से करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा ऑयल प्राइसेस में नहीं है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से बर्जर पेंट्स वगैरह कॉन्ट्रेरियन बेट अगर आप इन वैल्यूएशंस पे भी लेना चाहते हैं, ये रिवर्सल अगले 6 महीने साल भर में मिलना चाहिए, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी महंगी हैं दोनों स्टॉक्स में। एक और कमजोर रिजल्ट है वो है ACC का। रेवेन्यू ठीक है, वही वाली कहानी है, मार्जिन्स इबिटा सब लेवल पर है खराब। जरा एक बार हिमांशु जी ACC के चार्ट्स देखिए, शॉर्ट करना है या नीचे आए तो खरीदना है, जिन लोगों के पास लॉन्ग पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, सब कुछ बता दीजिए एक बार ही आप। अनिल जी, अगर आप देखेंगे ACC लगभग 2550 के हाइज बनाने के बाद ऑलरेडी इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों से ऑलरेडी एक साइडवेज तो नेगेटिव ट्रेंड में है, लेकिन हाल के ही दिनों में 2 बार स्टॉक ने अपना लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है लगभग 2150 के आसपास, वहां पर एक मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। तो मुझे लगता है जब तक स्टॉक 2100-2150 को होल्ड करता है, यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप पॉजिटिव है। आज अगर नंबर्स के बाद यहाँ पर किसी तरह का गैप डाउन मिलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 2100-2150 के लेवल को हमको देखना पड़ेगा। अगर वो लेवल होल्ड रह जाते हैं क्लोजिंग बेसिस पर, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो खराब नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस इन है। अपसाइड में मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 2350-2380 के ऊपर यहाँ पर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं देता, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई तेजी का ट्रेंड शायद अभी आपको देखने को ना मिले। तो फिलहाल यहाँ पर एक साइडवेज टू नेगेटिव शॉर्ट टर्म व्यू के साथ ही स्टॉक को अप्रोच करने की सलाह है। ओके, फिलहाल साइडवेज से नेगेटिव थोड़ा नीचे की तरफ रह सकता है। शरद जी, 2 और स्टॉक इस पर आप राय दीजिए। एक तो है टाटा पावर, नतीजे मिले जुले हल्की कमजोरी की तरफ है, और साथ में अनुमान ये भी लगा रहे थे लोग कि रिन्यूएबल बिजनेस के जो कारोबार में कोई स्टेक बिकने की बात है लंबे समय से जिनकी चर्चाएं चल रही है, उस पर कोई ऐलान आया नहीं, तो वो थोड़ी सी निराशा हो सकती है। दूसरा स्टॉक औरोबिंदो फार्मा, जिसकी अभी हम बात करते हैं, वहाँ पर भी नतीजे हल्के कमज़ोर हैं, और ऊपर से यहाँ भी लोग अंदाज़ा लगा रहे थे पिछले कई महीनों से, कल भी, कि डील आने वाली है ये इंजेक्टेबल बिजनेस की। दोनों में डील भी नहीं आई और रिजल्ट भी खराब है। क्या दोनों ही खराब होने वाले हैं आज? सर, मुझे टाटा पावर से ज़्यादा उम्मीद है वीकनेस की, क्योंकि वहाँ पे यूफोरिया और प्राइस बिल्डअप भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो वहाँ थोड़ी बहुत करेक्शन आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि जो टोटल ईवी चार्जिंग स्पेस की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है कि ईवी चार्जिंग तो एक अट्रैक्टिव स्पेस है, लेकिन उसमें से कंपनी कमाएगी कैसे वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है, और उसके बेसिस पे बहुत बड़ी रीरेटिंग कंपनी में हो गई है। रिन्यूएबल फोकस उनका है टाटा BP सोलर वगैरह के थ्रू, तो उसका थोड़ा बहुत एडवांटेज है, वो डील अनाउंस होती है तो फायदा होगा, बट ज़्यादा करेक्शन वहाँ पे आनी चाहिए एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होने की वजह से। और दूसरा स्टॉक औरोबिंदो, तो औरोबिंदो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे एक रिस्क लेना चाहिए स्टॉक में, और मुझे ज़्यादा डाउनसाइड यहाँ से नहीं दिखता है। नंबर हमारे एस्टिमेट के लगभग आस है, बॉटम 3-4% का लो एक्सपेक्टेशन है, वो प्राइमरीली यूएस बिजनेस की वजह से है, तो जैसे जैसे वो रैंप अप आता है मुझे लगता है उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी। और जहाँ तक औरोबिंदो के डील का सवाल है, मुझे लगता है अगले महीने भर के अंदर कुछ अनाउंसमेंट आनी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 7-8 दिन में भी वो कुछ अनाउंसमेंट्स करते रहे हैं कि डील और आगे जा रही है। बिल्कुल, तो 2 ऐसी कंपनियां जिनकी डील आने की संभावना थी, आई नहीं। बढ़ते आगे, सुमित जी तैयार है। सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जिस स्टॉक ने तेजी का इंजन अभी स्टार्ट किया है वो है सिंजिन के अंदर एक करेक्शन के बाद अब यहां से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए।
कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है और पिछले 2 से 3 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं। सिंजिन के अंदर मेरे को लग रहा है 600 रुपए से लेके 610 तक के मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। 585 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 570-71 का नीचे में सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 600 रुपए से लेके 610 तक के टारगेट सिंजिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करना होगा सिंजिन। आज तो आपने मुझे सरप्राइज कर दिया सुमित जी। जैसे आपने इंजन बोला मुझे लगा कोई न कोई रेलवे स्टॉक आएगा, लेकिन आपकी तो क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही। रेलवे की जगह आप फार्मा स्टॉक ले आए। मुझे लगा इंजन से कुछ न कुछ तो रेलवे ही जोड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, कुछ न कुछ नया होता दिख रहा है सुमित जी की तरफ से। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस कर लिया जाए, जहां पर नतीजों के लिहाज से सेल। कुणाल जी, इसके चार्ट पर राय दीजिए। नंबर्स ऐसे कोई दमदार है नहीं, उम्मीद भी कमी थी, भाव भी ऐसा ही है, क्या करना है सर 100 रुपए पर सेल में? अनिल जी देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है सेल का, मुझे लगता है अनिल जी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के सेल में खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में जरूर हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लें तो मुझे लगता है कि सेल में आपको तेजी देखने को मिलेगी। और उसकी वजह है कि 90-92 के आसपास एक बहुत मेजर पुराना सपोर्ट है जो मुझे नहीं लगता वायलेट होगा, और इन स्तरों से आपको आने वाले समय में एक तेजी बनती हुई दिखेगी। तो थोड़ा सा मध्यम व्यू लेकर के मेरी राय में बाय करें, वापस से ये स्टॉक 140 के लेवल के साथ। तो ये है आपके लिए सेल पर राय इस वक्त आती हुई। एक और स्टॉक है जिसके नंबर्स आए हैं बड़े दमदार और बड़े लंबे समय बाद कुछ अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। शरद जी, जीएमआर इंफ्रा देखिए, लगातार हमारे चैनल पे बसीन साहब भी रिकमेंड करते हुए आए हैं, हर एक पैमाने पर बेहद शानदार तोड़फोड़ रिजल्ट है। 10% से मार्जिन 52%, 86 करोड़ का एबिटा 700 करोड़ के ऊपर निकलता हुआ। भागेगा ये शेयर आज? जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत मोमेंटम इसमें रहनी चाहिए, क्योंकि जो एयरपोर्ट बिजनेस है और जिस तरीके की डील बाहर के कुछ देशों में एयरपोर्ट के बिजनेस को लेकर भी है, तो अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि ये भी कोई आगे पीछे डीमर्जर करेंगे या कुछ चेंज करेंगे सिस्टम में, जिससे काफ़ी फायदा होना चाहिए। तो जीएमआर फोकस में रह सकता है, 5-6% का उछाल संभव है। ओके, तो जीएमआर में रह सकती है अच्छी तेजी, नंबर्स हैं बेहद दमदार।